ये उस इंटेस्टिनल फ्लोरा की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसका क्या-क्या आवश्यकता है, उसको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको क्या चाहिए, ये जो है वो ब्रेन को इंडिकेट कर सकता है। और यही जो इनका सूचना तंत्र है, जो डायरेक्टली इंटेस्टाइन से ब्रेन तक जाता है। और ये कौन बता रहा है? ये आपका शरीर नहीं बता रहा है। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लैक्टोज है, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहते हैं, उनका कार्य क्या है? हाँ। आप मुझे वो दर्शील के इसमें से जल्दी स्क्रिप्ट भेज सकती हो? कौन सा? दर्शील पटेल के इसमें से स्क्रिप्ट व्हाट्सएप पे आया होगा। ओके। ओके। तो हम बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस की। तो मैंने आपको इसकी एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि हमारे इंटेस्टाइन में भी एक ऐसा ही एक्सिस होता है कि इंटेस्टाइन और ब्रेन के बीच में एक तादात्म्य है, एक संबंध है। और ये जो हमारे पेट के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाला जो फ्लोरा है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे अंदर रहते हैं। आपको पता है कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी आ नहीं सकती, लेकिन ये क्योंकि हमारे शरीर के हित के लिए हैं, ये हमारे भूख जो है ना उसको संचालित करते हैं, हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं ये बैक्टीरिया। इसलिए इनको हम, हमारी बॉडी इनको रिएक्ट नहीं करती, भगाती नहीं है, रखती है अपने अंदर। और जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये सारे मर जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको लैक्टोबैसिलस खाने को देते हैं। और इस प्रकार के अलग अलग जो गट बैक्टीरिया बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो सब आपको देते हैं। तो ये इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है, ये आपका गट ब्रेन एक्सिस, गट यानी कि इंटेस्टाइन और ब्रेन यानी कि ब्रेन, तो गट ब्रेन एक्सिस इसके ऊपर संचालित होता है। वो क्या बताता है कि मुझे कितनी भूख है, कि मुझे कितना क्या खाना के मतलब खाने की इच्छा हो रही है। ये कौन बता रहा है? ये आपके अंदर का बैक्टीरिया बता रहा है। और इसलिए आपके ब्रेन को लग रहा है हाँ मुझे ये खाना है। तो कभी आपका भी मन होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी आपका बैक्टीरिया भी आपके ब्रेन से संचालित करके अपने मन की जो उसको आवश्यक है वो न्यूट्रिशन वो मंगवाता है। इसी प्रकार पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस होता है एक। और ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस जो एक्सिस है, वो कहाँ पर संचालित होता है? वही पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके नीचे छोटा सा हाइपोथैलेमस, और इन दोनों का तादात्म्य। तो ये इनका जो तादात्म्य है, ये क्या बताता है कि ये हाइपोथैलेमस, ये आपके इमोशंस से मतलब ये होता है, मतलब उसके वजह से ये इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है हाइपोथैलेमस के ऊपर। और यहाँ से ये पिट्यूटरी को संचालित करता है। कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स ये डायरेक्टली भी ब्लड में डालता है, और कुछ पर्टिकुलर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये पिट्यूटरी को देता है, जिससे पिट्यूटरी को पता लगता है कि मुझे कौन सा हार्मोन कितना बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति, जैसे एक मैरिड लाइफ है, उस मैरिड लाइफ में एक जो जोड़ा है उनके बीच में चीज़ें सामान्य नहीं हैं। उनके बीच में जो है, जैसे कि कोई उनके बीच में ये नहीं है क्या, कंपैटिबिलिटी नहीं है, विचारों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, झगड़े हो रहे हैं दूसरे-दूसरे कारणों से। तो ऐसा जब इमोशन कंटिन्यूअस उस हाइपोथैलेमस को उस इम्प्रिंट देगा, तो उस हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को सेक्सुअल हार्मोन्स बनाने के लिए कभी भी उसको इंटिमेशन नहीं मिलेगा। और इसीलिए जब सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी का जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ये तो सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आपको बताया। अन्य अन्य पूरे जीवन में इसी प्रकार से इमोशंस हमारे जो ग्लैंड्स हैं, तो उनको मतलब मैं ये सोचती थी, जो कि ठोके सर ने भी जब हमको प्रश्न किया था वहाँ पे क्लास में, कि जो केमिकल्स होते हैं तो उनकी वजह से हमको फील होता है चीज़ें। तो डेफ़िनेटली ये केमिकल्स की वजह से हमको फ़ील होता है, क्योंकि उस समय वो हार्मोन बन चुका है। अब जिस समय जैसे टीनेज है, उस टीनेज में ये सेक्सुअल हार्मोन्स बनने की शुरुआत होती है। तो उस समय जो है पूरी दुनिया गुलाबी लग रही है और हवाओं में संगीत आ रहा है, ये होता है, ये मतलब ये नॉर्मली हो रहा है। लेकिन इस समय पर यदि मन के ऊपर धीरे-धीरे करके एक पर्टिकुलर तरीके के संस्कार अगर डाले जाएँ, सपोज़ आपके
जैसे शिक्षा के, हम अध्यात्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सपोज़ शिक्षा की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। उस बच्चे के जीवन में आस-पास कुछ ऐसा हो गया कि उसको जो है अब ऐसा दिमाग पे बैठ गया कि मुझे अब कुछ बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो जो ऑब्जेक्टिविटी उसके जीवन में आ गई, तो धीरे-धीरे करके जो उसके दूसरे-दूसरे हॉर्मोन्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिविटी उसमें आएगी और जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स हैं, वो सामान्य रूप से बनेंगे, लेकिन वो ओवर जो है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जो कि उस एज में जो एकदम दिमाग के ऊपर हावी हो जाते हैं, वैसा नहीं होगा। तो ये एक मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं इसको, और इसको मतलब इस प्रकार से मन के द्वारा अपने ब्रेन का मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, और ट्रेनिंग के द्वारा भी अपने इमोशंस का और अपने ग्लैंड्स का मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन नातू मैडम ने एक और बात बहुत स्पष्ट कही थी कि यदि कोई आज़ार हो गया हो, तो वो कभी-कभी रिवर्सिबल नहीं होता। तो ऐसी झूठी एक्सपेक्टेशन में अपने आप को या अपने पेशेंट को, जो आपके पास योग थेरेपी के लिए आया है, तो उसको ये झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहिए कि ये रिवर्स हो जाएगा पूरी तरह से। कुछ डिज़ीज़ेज़ रिवर्सिबल हैं, लेकिन कुछ डिज़ीज़ेज़ रिवर्सिबल नहीं भी हैं। तो उनको हमको योग थेरेपी के माध्यम से मैनेज करना होता है। उनका पेन मैनेजमेंट, उनके जो सिम्पटम्स हैं, वो सिम्पटम्स मैनेजमेंट ये करना होता है। और जो रिवर्सिबल है, उनको तो डेफ़िनेटली हम पूरी कोशिश करना चाहिए कि रिवर्स हो जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जब कोई एक ग्लैंड है, डैमेज हो गई, ठीक है? लिवर है, लिवर आधा खराब हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ों में रिवर्स होना बहुत लंबा समय लेता है, ये इतना आसान नहीं होता। और इसके लिए अगर एलोपैथिक औषधियों का एक समय तक डॉक्टर ने बोला है सेवन करने को, तो वो भी करना जो है बोलना चाहिए, योग थेरेपिस्ट को ही बोलना चाहिए कि जो आपका पहले कोर्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और फिर उसके साथ-साथ हम इनको करेंगे। तो एनीवेज़ ये हमारा ग्लैंड्स और जो है इमोशंस, इसके ऊपर एक चर्चा हो गई। तो किस प्रकार हम अपने मन को जो है एक दिशा दे करके और ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ऐसी विपरीत स्थिति में भी। तो ये हम कोशिश कर सकते हैं। ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करने के अलावा हमारे पास कोई उपचार नहीं है, और कोशिशें कामयाब होती हैं। तो इसलिए ये कर सकते हैं हम, कितनी भी विपरीत स्थिति हो, लेकिन इमोशंस के द्वारा जिस प्रकार हमको नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं इमोशंस, उसी प्रकार हम अपने ऑब्जेक्टिव को याद करके आगे बढ़ सकें। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, वो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं 3। वो 3 नोट्स जो मैंने आपको भेजे हैं, तो वो किस लिए भेजे हैं मैं आपको बता, जो हमने कल कंप्लीट किया है पूरा, उसमें 3 टॉपिक्स रह गए थे कंप्लीट होने से। तो ये इसलिए आपको ये नोट्स भेजे गए हैं ताकि आप इनको थोड़ा-सा देख सकें। ये हाइपॉक्सिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जो कहाँ होती है? ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनका ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, वो बॉडी में प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आपका किसी को क्रॉनिक हेल्थ डिजीज़ है, जैसे लंग या फिर हार्ट रिलेटेड, तो उनको भी हाइपॉक्सिया हो सकता है। कभी-कभी हाइपॉक्सिया होता है जब बहुत व्यक्ति अलग जैसे लद्दाख में चले गए, वहाँ पर बहुत ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। लद्दाख में +40 से लेकर -40 तक टेम्परेचर जाता है, और एक ही दिन में ये जाता है। कैसे? गर्मियों के समय पर जो है ना 40 डिग्री तक तापमान पहुँचता है दिन का टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर गिरते-गिरते काफ़ी कम भी हो सकता है। तो ये जो एक इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है, जो कि वहाँ के लोग उसके लिए एक्लिमेटाइज्ड हैं, वहाँ के लोग उसके लिए सामान्य हैं, उनके लिए इम्यूनिटी है उस पर्टिकुलर वातावरण को झेलने की। लेकिन कोई टूरिस्ट अगर वहाँ गया, तो उसको उस अचानक बढ़े हुए प्रेशर के ऊपर, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, मैं वहीं पे रखूँ, मैं बाद में खाऊँगी, आपका खाना खत्म करो आप पहले। खाना हो गया खत्म। गुड बॉय, हाफ रोटी और लो। प्लेट नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं बाद में खा लूँगी, रख दो। तो इस प्रकार से जो आपका कटोरी में रख दो प्लीज़, डोंट डिस्टर्ब। तो ये जो आपका जैसे ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, बढ़ा हुआ प्रेशर है, इससे अचानक हो जाने वाला एकदम से ऑक्सीजन जो गिर जाती है शरीर की, ये एक स्थिति है हाइपॉक्सिया की। ये जनरली उन लोगों को होता है जिन्हें कोई क्रोनिक डिजीज़ पहले से है, जैसे लंग में प्रॉब्लम है, या फिर किसी को हार्ट में कोई इशू है, तो उनको हाइपॉक्सिया हो सकता है नेचुरल कंडीशन में। अदरवाइज
जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे कब रखा जाता है, जब उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, जब उसका एनेस्थीसिया दे दिया गया है उसको, तो उसके लंग्स जो है सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहे, तो तब भी उसको जो है हाइपोक्सिया हो जाता है और उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो हाइपोक्सिया बेसिकली क्या है? हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसको क्या क्या होता है, अजीब सा फील होता है, रेस्टलेसनेस होती है, चिड़चिड़ और मतलब घबराहट जिसको बोलते हैं, सिर दर्द होता है, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, और हार्ट रेट जो है वो बढ़ता घटता रहता है, और जो श्वसन तंत्र है वो भी बहुत तेज बढ़ जाता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, और एंग्जाइटी होती है, मतलब एकदम से समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन कुछ हो रहा होता है। तो ये सारी जो अचानक होने वाली चीज़ हैं, तो इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये किसी व्यक्ति को हो रहा है तो ये हार्ट अटैक की भी जो है सिम्पटम्स हो सकते हैं, या हाइपोक्सिया के भी सिम्पटम्स हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में भी हाइपोक्सिया थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट जो है वो थोड़ा डैमेज हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए इन सब सिम्पटम्स को अगर आप किसी में नोटिस करें या खुद में नोटिस करें, तो तुरंत जो है खुली हवादार स्थान पर जाकर के लंबी लंबी श्वास लेने की कोशिश करें। मैम एक बार फिर से बताना थोड़ा ये। यस, तो ये जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, ये वही हाइपोक्सिया का हम डिस्कशन कर रहे हैं। हाइपोक्सिया का अर्थ है ऐसी परिस्थिति जिसमें आपका जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके जो सेल्स हैं वो मतलब वो होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में हमको श्वास पूरी न आने के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा शरीर में ज़्यादा होने के कारण घबराहट और सिर दर्द, चक्कर आना, कन्फ्यूजन जैसी परिस्थिति होना, एंग्जाइटी होना, और श्वास लेने में जो है तकलीफ़ होना, और ये सब चीज़ें जो है होती हैं हाइपोक्सिया में। हाइपोक्सिया कब होता है? हाइपोक्सिया किसी भी लंग डिज़ीज़ या हार्ट डिज़ीज़ या किसी मेजर डिज़ीज़ के वजह से कभी किसी को हो सकता है, या फिर बदले हुए वातावरण में अचानक जो है जाने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा किस कारण से हो सकता है? जैसे कोई एक फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अति कर ली किसी ने, और जिसका उसके शरीर को आदत नहीं है, तब भी इस प्रकार से जो है वो थोड़ी देर के लिए ये तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन हाइपोक्सिया में सीवियर हाइपोक्सिया भी हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो शरीर का जो त्वचा है वो नीली पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो उसके अंदर अब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये उसकी चमड़ी जो है, त्वचा जो है वो नीली पड़ने लगती है, और अतिशय ज़्यादा घबराहट और एंग्जाइटी ये सब फील होने लगती हैं, और हार्ट बीट जो है वो अल्टर हो जाती है, स्लो हो जाती है, गिरने लगती है। तो ये आपके हाइपोक्सिया के सिम्टम्स हैं। इस प्रकार हाइपोक्सिया होने के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, फेटल होती है। हाइपोक्सिया से व्यक्ति मर भी सकता है। इसलिए इसको अगर ज़्यादा सिम्टम्स किसी में दिख रहे हैं तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर अच्छा, ये जो ब्लड है हमारा वो क्या करता है, वो सारे एल्यूविलाई में ऑक्सीजन जो आ रहा है वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के सभी जगह पे ही देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं एल्यूविलाई में जाकर छोड़ देता है, जो कि प्रश्वास के माध्यम से वापस आती है। तो अब ये जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर बाहर नहीं जा रहा है और ऑक्सीजन जो है अंदर नहीं आ रहा, तो ये पूरा जो गड़बड़ाया हुआ तंत्र है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, और क्या करता है, हार्ट डिजीज़ जो है इसका रिस्क बढ़ता है। एक तो पहले से ही हार्ट जो है वो जिसको प्रॉब्लम होती है उसको भी हो सकता है, लेकिन जिसको हाइपोक्सिया हुआ है ना उसको भी अटैक आ सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन दोनों भी मिक्स है हार्ट के साथ में। ठीक है, एक और चीज़ होती है, हाइपोक्सिया होती है और एक होता है हाइपोक्सीमिया। तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो हाइपोक्सिया जो होता है ये आपका जब आपके टिश्यूज़ में आपके पूरे शरीर के ऊतक जो हैं उनमें जब आपका लो ऑक्सीजन होता है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, और जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन लो है
या आरबीसीज में ऑक्सीजन लो है, उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। दोनों सुनने में एक जैसे हैं, दोनों में ही ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन हाइपोक्सिया जो है वो आपके ऑल ओवर शरीर में जो टिश्यूज़ हैं आपके, उनके अंदर, मतलब पूरा शरीर, इसीलिए तो नीला पड़ रहा है ना उसका मतलब जो त्वचा है, क्योंकि पूरे शरीर में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। आपकी जो बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है। इस स्थिति को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और हाइपोक्सीमिया किसको बोल रहे हैं? जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दोनों ही परिस्थिति में फाइनल रिजल्ट जो है वो एक जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन कम होती है। लेकिन ये शाब्दिक जो है इन दोनों का अलग अलग अर्थ है, और इसलिए इसको टेक्निकली समझना भी ज़रूरी है कि ये क्या है। तो ये हाइपोक्सिया ये किस चीज़ से अफेक्ट होता है? तो ये जैसे कि लंग डिजीज़ है, या फिर अस्थमा, जिसको बहुत ज़्यादा अस्थमा है सिवियर, उसको भी ये हो सकता है। निमोनिया अगर किसी को है तो निमोनिया के भी का जो है कारण ये हाइपोक्सिया हो सकता है। और कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, ये इस प्रकार की जो डिजीज़ेज़ हैं उनमें भी हाइपोक्सिया की जैसी परिस्थिति खड़ी हो सकती है। तो अब हमने देखा क्या-क्या इसके सिम्पटम्स हैं वो हमने देख लिया। और हाँ, ये भी देखा एनीमिया, यानी कि रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो मैंने कल बताया था कि जो आपका रक्त है, उस रक्त के अंदर रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स डिस्क के जैसे शेप के ब्लड सेल्स होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इनका मैंने कल डायग्राम दिखाया था, तो क्लास की रिकॉर्डिंग में, जैसे जिसने नहीं भी अटेंड किया तो उसकी रिकॉर्डिंग में आपने वो डिस्क शेप के जो आरबीसीज हैं उसका आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था। आज इसके बारे में एक विशेष बात बताऊंगी जो कार्डियोवैस्कुलर के समय बताना रह गया। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी है। ये जो आरबीसीज होते हैं, ये पैदा कहाँ होते हैं? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो है ये पैदा होते हैं। अब ये जब पैदा होते हैं ना, तब ये सामान्य रूप से जैसे बाकी के पूरे शरीर के सेल्स हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनमें सब चीज़ें होती हैं, गोल्जी फॉल्जी सब, तो इनमें भी सब होती हैं, न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा मैच्योर होते हैं कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद, तो ये ऐसे बन जाते हैं कि इनके अंदर सिर्फ जो ऑक्सीजन पकड़ने का सामान है, यानी कि हीमोग्लोबिन है और कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, बस वही रह जाते हैं। इनका न्यूक्लियस भी ख़त्म हो जाता है, इनकी सेल की ऑर्गेनल्स भी ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल आरबीसी, इसके अंदर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पकड़ने का कार्य है इस सेल का। और इसके पास में क्योंकि ये कार्य करना है, तभी इसको एचबी चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए उतना। और हीमोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको घुसाने के लिए उस जगह काफ़ी जगह चाहिए, तो ये पूरा जगह ही उसको दे देता है। और ये हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है। जो आपकी पेशी है, रक्त पेशी है ना, रेड ब्लड सेल, उसका नहीं कलर लाल होता, हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है। इस कारण से आपकी जो रक्त पेशियां हैं वो लाल रंग की दिखती हैं। और ऑक्सीजन में कंबाइन कौन करता है? तो ऑक्सीजन को कंबाइन ये आपकी हीमोग्लोबिन करती है। और इसी कारण ये उससे कंबाइंड रूप से उसके साथ रहता है, इसीलिए उसके साथ जुड़ के होने के कारण वो उसको लेकर और शरीर के सभी जगह पे लेके जाने का जो है वो कार्य करता है। और ये आरबीसी का जो जीवन है वो कितने दिनों का होता है? तो ये 120 दिनों का जीवन है। एक आरबीसी, एक रक्त की पेशी का जीवन कितने दिन का होता है? 120 दिनों का होता है। यानी कि 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली आपका जो रक्त है वो रहता है। उसके बाद उसका वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सभी में, मेल्स में भी, फीमेल्स में भी। और वो जो डिस्ट्रॉयड रक्त है वो किसी न किसी रूप से वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो नए सेल्स जो आरबीसी हैं, नए ब्लड सेल्स, ये हमेशा बनते रहते हैं। और इसीलिए जो लोग रक्त दान करते हैं तो वो भी 4 महीने के बाद फिर से रक्तदान कर सकते हैं। तो ये रक्त का जो आरबीसी का जो ये है मैच्योर आरबीसी का जो एक समय है वो कितना है? 120 दिन का उसका, 120 दिन। यस, उसका जीवन है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आरबीसी
जो रहता है उसका क्या महत्व होता है, किस प्रकार वो पूरे शरीर में घूम घूम के सबको ऑक्सीजन देता है। अब हाइपोक्सिया की स्थिति किस वजह से होती है कि ये एनीमिया अगर किसी व्यक्ति को हो, यानी कि उसके ये रेड ब्लड सेल्स कम हो या उसके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन कम हो, तो अब ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन तो उसके अंदर आएगा नहीं उतना ज़्यादा, इसलिए एनीमिया की स्थिति में भी अब बहुत ज़्यादा कम हो जाए जब आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन, तो भी हाइपोक्सिया हो सकता है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब जो स्थितियों में भी ये हो सकता है। और बाकी भी निमोनिया वगैरह सब लिखे हुए हैं, ये सब का नोट्स में भेजे हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ तो ताकि आपको पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो। 4 प्रकार के हाइपोक्सिया जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि अ, जो आपके पास एक तो ऑक्सीजन उतनी नहीं आ रही है, मतलब आप जो यू नीड ऑक्सीजन, या तो उतना ऑक्सीजन हमको चाहिए जितना हम श्वास के माध्यम से ले लें, और हेल्थ जो लंग फंक्शन है उसके लिए हमको एल्वियोलाई को प्रॉपर फंक्शन के लिए चाहिए, और सर्कुलेटरी फंक्शंस के लिए चाहिए, और रेड ब्लड सेल्स के लिए चाहिए। तो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं हाइपोक्सिया के? तो पहला है हाइपोजेमिक हाइपोक्सिया, यानी कि ब्लड में कम होना, ऑक्सीजन ब्लड में कम होना। तो इसके लिए पहला जो आपको बताया गया हाइपोक्सेमिक हाइपोक्सिया, यानी ब्लड में ऑक्सीजन का जो जो ये है उसकी जो रेशियो रहती है वो कम हो जाना। दूसरा सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया, कि उसका ऑक्सीजन ब्लड में तो है लेकिन टिश्यूज को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हार्ट प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रहा। तो ब्लड में है लेकिन ब्लड जो है वो हर एक सेल तक, टिश्यू तक पहुंच नहीं पा रहा, कैपिलरीज तक जो है वो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा ऑक्सीजनेटेड, इस कारण से टिश्यूज को नहीं मिल पा रहा। तो इस वाले हाइपोक्सिया को इतना डिटेल में आपको नहीं आने वाला है, लेकिन ये नोट्स रखिए अपने पास। इस बार नहीं तो अगली बार आने लगेगा क्योंकि स्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो इस बार अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो अगली बार तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा जाए। इसलिए ये चारों प्रकार के नाम आपको भेजे गए हैं। सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया, जिसमें टिश्यूज तक जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। एनीमिक हाइपोक्सिया, यानी कि उसके अंदर एचबी कम होने के कारण या रेड ब्लड सेल्स कम होने के कारण आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं कैरी हो पा रही, उसमें आपका लंग्स भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, हार्ट भी बराबर काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एनीमिया मतलब है उस व्यक्ति को, जिस कारण से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रहा। और चौथा प्रकार जो है वह है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सेमिया, या जैसे कि उसके अंदर ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है या फिर जो ऑक्सीजन का वापर है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो ये किसकी वजह से होता है? ये टिश्यूज में कोई ना कोई असामान्यता हो गई हो, उसके कारण ऑक्सीजन उसके अंदर यूज नहीं हो पा रही हो, और इसलिए ऑक्सीजन की कमी उस टिश्यू के उसके अंदर जो है वो आ रही हो। तो ये सभी चारों प्रकार जो है ये हाइपोक्सिया के प्रकार हैं। और इसके लिए जो है कई कुछ टेस्ट भी होते हैं, इमेजिंग वगैरह जो है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे को कुछ मतलब ये तो एक तो मैकेनिकल वेंटिलेशन दे देते हैं ऐसे पेशेंट को, मुंह के ऊपर जो है वो एक मास्क लगाते हैं, और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में ये पहुंच पाए ऑक्सीजन। इसके अलावा जो है दवाइयाँ देने की कोशिश करते हैं ताकि जो लंग्स हैं वो रिलैक्स हों, वो बढ़ जाएं, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर जा पाए तो जा पाए। और अगर जो एस्थमा वगैरह के कारण अगर हो रहा है तो एस्थमा को रिलीज़ करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, ताकि उसका जो कंजेशन है वो खुल जाए और उसको ऑक्सीजन जा पाए अंदर। तो इस प्रकार जिन 4 कारणों का हमने डिस्कशन किया, ये हाइपोक्सिया के प्रकार हैं। उन चारों प्रकारों को अगर हमने जो है ट्रीट किया तो हाइपोक्सिया जो है वो उसको ट्रीट किया जा सकता है। और इसके अलावा उसको वेंटिलेटर पे रखना ये भी एक फिजिकल मतलब ट्रीटमेंट है। तो अभी हम इसके आगे आपको मैंने भेजा था, वेंटिलेटर के बारे में भेजा था, ठीक है ना? तो वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर बेसिकली का एक ऐसा जो है मशीन है जिसमें हम आर्टिफिशियली, जिस व्यक्ति को स्वयं से श्वास नहीं आ रही है, जिसको स्वयं से उसके लंग्स में कोई इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम है, श्वास उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए ये वेंटिलेटर जो है वो लगाया जाता है।
और वेंटिलेटर जो है इस प्रकार का एक मशीन है जो आपको क्या करता है कि जैसे कभी एनेस्थीसिया दिया है, किसी पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एनेस्थीसिया के कारण उसके लंग्स प्रॉपर नहीं फंक्शन कर रहे हैं, तो उतनी देर के लिए उसको आपने वेंटिलेटर पे रख दिया। या फिर किसी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर टाइम पे अटैक आया है या जो कुछ भी है, तो उसको आपने जो है वेंटिलेटर पे रख दिया। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम वेंटिलेटर पे रखते हैं तो वो लंग्स को और हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग में जो है वो छेड़छाड़ कर देता है और उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो ये भी एक मेजर जो है उसका वो हमने देखा है, जो आपको भेजा है नोट्स, उसमें लाभ और हानि दोनों भी लिखे हुए हैं। तो ये मास्क रहता है, मास्क आपके उस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा होता है, उस इंस्ट्रूमेंट पे मॉनिटरिंग रहती है, वहाँ पर दिखता है कि कितना आपका जो प्रेशर है इंटरनल वो चल रहा है, किस प्रकार कितना जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन हो रहा है, ये सब कुछ उस मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखता है। और आर्टिफिशियल कंडीशंस में एक हॉस्पिटल में, या कभी उसको एक जैसे कोई लंबे समय तक वेंटिलेटर पे उसको रखना पड़ा, हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा है, तो घर पे भी ये वेंटिलेटर का प्रोविज़न होता है। इसके अलावा जिन वैन्स में या एयर फ्लाइट्स में जो कि डिज़ाइंड होती हैं एम्बुलेंस के रूप में, ऐसी एयर बसेस और सामान्य एम्बुलेंस बसेस में भी वेंटिलेटर इंस्टॉल किया जाता है, ताकि अचानक आपातकालीन स्थिति में हाइपोक्सिया होने पर पेशेंट को ये दिया जा सके। तो ये मास्क रहता है, इस मास्क के अंदर ऑक्सीजन जो है वो उसका जो है पाइप के द्वारा उसका फ्लो जो है दिया जाता है, ताकि उस पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये आपको मैंने जैसे बताया, फिर से एक बार बताती हूँ कि जैसे एयर बसेस में एयर ट्रांसपोर्ट से अगर पेशेंट को लिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की वेंटिलेशंस हो सकते हैं, वेंटिलेटर्स एम्बुलेंसेस में भी हो सकते हैं, और हॉस्पिटल्स में तो होते ही हैं, और किसी पर्टिकुलर स्थिति में घर पे भी वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल करके पेशेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा सकता है। अब बात आती है मेन कि कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं, तो इनको किस पर्टिकुलर उसमें रखा जाता है, मतलब जैसे इनके ऊपर जो जैसे आजकल होता है कि जैसे पेशेंट जो है वो डेथ भी हो जाती है उसकी, लेकिन तब भी वो वेंटिलेटर पे उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस में उसको ज़िंदा रखा जाता है। तो इस प्रकार की भी चीज़ें जो है वेंटिलेटर्स का के साथ हो रही हैं। अभी कोई इसको डॉक्टर को भी एलिगेशंस कर सकते हैं कि वो पैसा बनाने के लिए, लेकिन कुछ पेशेंट्स के जो घर वाले होते हैं, वो भी उस व्यक्ति के जो है ना वापस जीवित होने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते, वो भी वेंटिलेटर पे इसीलिए जो है काफ़ी रखने की जो है रिक्वेस्ट करते हैं कभी-कभी। तो ये हमारे वेंटिलेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में, किसी आपातकालीन स्थिति की कंडीशन में जो ये वेंटिलेटर्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है, मशीन रूप से ये होते हैं, और इस प्रकार से ये होते हैं। किनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है ये तो हमने देख लिया। जैसे सीवियर अस्थमा का अटैक आया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, किसी को निमोनिया का अटैक आया, हेड इंजरी हो गई या स्ट्रोक आ गया, हेड मतलब ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, या फिर एनेस्थीसिया अगर दिया हो जिसके कारण लंग्स की एक्टिविटी कम हो गई है, ऐसी सभी स्थिति में जो है ये दिया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैंने बताई, आपके जो नोट है तो उसमें, क्योंकि मैंने ये इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में करके आपको भेजा है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है गैर आक्रामक, ऐसा एक शब्द आया है। ये गैर आक्रामक का अर्थ होता है नॉन इन्वेजिव टेक्निक। तो ये जैसे हमने मास्क ऊपर से लगाया पेशेंट को, सिर्फ ऐसे जब ऊपर से मास्क लगाया, बाजू में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर से मास्क जुड़ा हुआ है, और एक जगह वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक मशीन है जिसको हम वेंटिलेटर बोल रहे हैं, जो मॉनिटर स्क्रीन के साथ जुड़ी हुई है। तो वहाँ हमको प्रेशर भी दिख रहा है, कितना ऑक्सीजन उसके अंदर जा रहा है वो भी दिख रहा है। तो इसमें हमने नॉन इन्वेजिव वाला ये जो है ये मैकेनिज्म है, जिसमें हमने इन्वेजिव मतलब हमने छेद नहीं किया, शरीर में कहीं पर भी हमने प्रिक नहीं किया।
तो नॉन इन्वेजिव ये शब्द जो है ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जब आपकी हिंदी में ट्रांसलेट हुआ तो ये गैर आक्रामक हुआ। अब गैर आक्रामक शब्द का उधर कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मुझे वो हिंदी में उसका दूसरा शब्द नहीं मिला, मैंने ढूंढा काफ़ी। तो जिसमें आपको शरीर को छेदा ना जाए तो उसको नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। यानी कि इंजेक्शन वगैरह जो रहते हैं वो इन्वेजिव होते हैं, जिनमें आपके अंदर इंट्रावीनस दवाई दी जाती है वो इन्वेजिव होती है। तो वो इन्वेजिव हो गई, और जिसमें ऊपर से जैसे आपने मुंह से जो दवाई खाई वो नॉन इन्वेजिव है। तो नॉन इन्वेजिव अर्थात जिसमें आपके शरीर को छेदा ना जाए। तो गैर आक्रामक जो शब्द आपके वहाँ आया है उसको आप समझने के लिए नॉन इन्वेजिव समझ लीजिए कि ये जो टेक्निक है दो प्रकार से है। वेंटिलेटर दो प्रकार से लगाए जाते हैं, एक आपका इन्वेजिव और एक नॉन इन्वेजिव। तो इन्वेजिव जो रहता है उसमें क्या करते हैं ना, जैसे पेशेंट बिल्कुल ही गया काम से, तो उस केस में उसके अंदर जो है ना प्लास्टिक का पाइप जो है वो अंदर डालते हैं, और अंदर डाल कर के पाइप जो है काफ़ी उसके लंग्स में जो है ना वो किया जाता है, ताकि उसका जो है ना रिवाइव हो जाए। कई बार यहाँ पर जुगुलर वेन में भी जो है यहाँ पर भी एक डाल देते हैं एक चैनल, और उसको पाइप लगा देते हैं ताकि वो श्वास यहाँ से जाए डायरेक्टली। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है, जैसे किसी की नाक का ऑपरेशन हुआ है तो उसको मुंह से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाक और मुंह दोनों ही किसी के नहीं काम कर रहे हो, तो यहाँ पर से फिर वो जो है वो कट लगा करके और वो पाइप डालते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ये इन्वेजिव टेक्निक हो गई, जिसमें कट लगाना पड़े, शरीर में कहीं पर भी छेद करना पड़े, तो वो इन्वेजिव टेक्निक हो गई। और नॉन इन्वेजिव यानी कि सिंपल मास्क लगा दिया मुंह के ऊपर और वो ऑक्सीजन जो है वो चल रहा है। तो ये जो है जो आपको फोटो में जो दिख रहा है ये नॉन इन्वेजिव वाला आपको दिख रहा है। सामान्य रूप से ज़्यादातर यही यूज़ होता है बहुत आपातकालीन स्थिति में, जब किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो शरीर को, उस केस में जो है ये इस प्रकार से इन्वेजिव रूप से भी वेंटिलेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको मैंने समझाया, ये आपके सिलेबस में है। और तीसरा भी एक पार्ट सिलेबस में है वो ये है कि ये syllabus आ गया। कहाँ है? तो फेफड़ों में गैर श्वसन कार्य, जो फेफड़ों के कार्य हैं जिसमें श्वसन प्रश्वसन के अलावा उनके भी और भी बहुत मुख्य कार्य होते हैं। तो पहला जो है उसका कार्य वो ये है कि उसके अंदर बहुत सारे जो ये रहती हैं बहुत सारी रक्त की जो सेल्स, न्यू सेल्स जो है ना, तो वहाँ पे इनका काफ़ी हद तक ये वहाँ पर मतलब इनका ये होता है जलाशय, यानी कि वहाँ पर ये सिक्योर रहते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं पहले से। ठीक है। दूसरा इनका मुख्य कार्य ये है कि भर्ती और विस्तार, यानी कि ये जो है ना ये काफ़ी इनको जो है आपके रक्त में जो फैलाव है इसका किस चीज़ का, धमनियों का, नसों का, तो इनका जो विस्तार है इसके लिए जो आपको सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये आपके लंग्स के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। और दूसरा आपका जो रक्त जनित पदार्थों के लिए फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। ऐसे बहुत सारे जो है ना आपके रक्त में चीज़ें होती हैं जो कि जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये तो आपका किडनी साफ़ करती है, लेकिन लंग्स में फिल्ट्रेशन होता है किन चीज़ों के लिए? बड़े बड़े सेल्स हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि आवश्यक नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रक्त में आ गई जो बेकार थी, तो वो चीज़ें भी आपके लंग्स में जो है वो फ़िल्टर हो जाती हैं। और फिर तीसरी चीज़ देखिए, ये उसी के डिटेल में आ गए हैं कि फिज़िकल कौन सी चीज़ें हैं, केमिकल कौन सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में सांस के द्वारा जो चीज़ें आपके अंदर पहुंच गई हैं तो वो भी रक्त में नहीं जाएं,
वो एल्विला में ही जाकर के जो है वो शोषित हो जाती हैं और वहीं पर रहती हैं। तो ये भी लंग्स का कार्य है। ये भी उसमें जो है श्वास प्रश्वास का कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये जो फिल्ट्रेशन है उस श्वास का, तो वो भी कार्य लंग्स ही कर रहे हैं। जिसमें कि कल ठोके सर ने उदाहरण दिया था वो उन लोगों का जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा डस्ट वाली जगहों में काम करते हैं, जिनके लंग्स जल्दी समय से पहले ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी कार्य जो है फिल्ट्रेशन का वो लंग्स करते हैं। दूसरा हमने क्या उसमें दूसरे नंबर पे क्या देखा था, रक्त के सेल्स का फिल्ट्रेशन। ठीक है, रक्त में भी जो चीज़ें हैं उनमें भी जो आवश्यक हैं, जो अनावश्यक हैं, उन सब चीज़ों का फिल्ट्रेशन वो भी लंग्स में हो रहा है। और पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो क्या थी, संवाहिनी जलाशय, यानी कि वो इसका जिसमें बहुत सारे गैसेस और ये सब भाग लेते हैं, तो ये इन सब का एक रिजर्वॉयर के रूप में कार्य करता है। रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पर ये सब इकट्ठे रहते हैं, जब भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से उनको बुला लिया जाएगा, वहाँ से उनको ले लिया जाएगा। तो ऐसे भी कई महत्वपूर्ण सेल्स जो हैं वो वहाँ पे लंग्स में वो रहते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने देखे कि क्या हमारा लंग कार्य करता है अपार्ट फ्रॉम श्वास प्रश्वास। चौथा हम देख रहे हैं, अच्छा इसी में तीसरे में ही हम देख रहे हैं एक शब्द म्यूकोसीलियरी एक्सीलेटर। ये जो म्यूकोसीलियरी जो है ना, ये क्या है, म्यूकस होता है। एक म्यूकस जो कि हमारे नाक के अंदर, जो नाक बहती है जो हमारी, तो ये जो बहने वाला जो एक पदार्थ है ये म्यूकस है। ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस एक चिपचिपा लेयर बना के रखता है लंग्स से लेकर के नाक तक। क्यों? ताकि इस चिपचिपे सरफेस के ऊपर जो कुछ भी डस्ट है या माइक्रोब्स हैं, जंतु बाहर के जो अनावश्यक हैं, जो अंदर नहीं जाने चाहिए, तो वो इनके ऊपर चिपक जाते हैं। और सीलिया यानी कि हमारे जो सेल्स है ना, उनके ऊपर छोटे 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 से बाल होते हैं ना, जैसे हमारी स्किन पे, ऐसे ही इन सेल के ऊपर जो है ना ये छोटे छोटे एक ऐसे सीलिया जैसे मतलब बाल जैसे होते हैं। तो उनका मूवमेंट, तो ये मूवमेंट से क्या होता है, इस मूवमेंट से ये जो भी चीज़ें हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा आई हुई हैं, तो उनको ये प्रॉपर तरीके से एक तो बाहर निकालने की, जैसे हमको छींक आती है या फिर ये इस प्रकार की जो प्रोसेसेस होते हैं, ये हमारे इसी कार्य को करने में जो है ये मदद करते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी का भी भाग है और इसमें लंग्स भी पार्टिसिपेट करते हैं कि ये सीलिया और म्यूकस ये दोनों मिलकर के हमारे श्वसन में जो आई हुई इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। प्रतिरक्षा कार्य, इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं ये लंग्स। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं या फिर ऐसी जो है तत्व पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा शरीर में जो रसायन जा रहे हैं सांस के द्वारा, तो उनको भी ये बचाता है, मतलब उनको भी ये फिल्टर करके अपने पास रख लेता है। और अंतःस्त्रवीय और चयापचय का कार्य, यानी कि जो रेस्पिरेशन का जो कार्य है, अब इसने तो ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेकर के जो है इसने अपना कार्य कर दिया, लेकिन बाकी के जो शरीर में रेस्पिरेशन का जो कार्य हो रहा है उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो भी इसकी वजह से ही होता है। तो ये अंतःस्रावी यानी कि ग्लैंड्स और ग्लैंड्स से जुड़ा हुआ और बाकी शरीर से जुड़ा हुआ जो मेटाबॉलिज्म का कार्य है, उसमें भी लंग्स का एक महत्वपूर्ण रोल वो है। इसके बाद एक और कार्य लास्ट में जो 7 नंबर पे लिखा हुआ है वो ये है कि जो फुसफुसीय औषधीय चयापचय, यानी कि लंग्स में जब औषधीय जैसे कुछ स्टेरॉइड्स हैं या दूसरी भी जो दवाइयाँ होती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो क्या कार्य करता है, उनसे किस प्रकार इंटरेक्ट करता है वो लंग्स, तो ये भी कार्य जो है वो लंग्स का होता है। तो इस प्रकार से हमारे लंग्स के हमने जो है टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। लेकिन अब हम जल्दी से पहुँचेंगे हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है इसका भी मैं आपको जितना आज कवर होगा वो हम करेंगे और बाकी मैं आपको नोट्स भेजूंगी।
तो आप उन नोट्स को देख करके आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी प्रियंका और ठोके सर ने ये देख चुका है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी डीपली लिया है, लेकिन सूरज तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली ये है। अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। गूगल कहाँ गया? ये तो ये हमारा हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम। आवाज ब्रेक हो रहा है मैम आपका। आवाज ब्रेक हो रहा है? ओके, नर्वस सिस्टम व्हाट इज? यस, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, ये जो सेल का और नर्वस सिस्टम का ये डायग्राम है, इसको ध्यान से देखें। क्या बेटा सूरज? स्क्रीन नहीं दिख रही? आवाज सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या प्रॉपर? नहीं आ रही, नहीं आपकी आ रही, उसकी नहीं आ रही, सूरज की। अच्छा सूरज, तुम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अपना बाहर आओ। 1 मिनट, तुम्हारा नेटवर्क में थोड़ा सा कुछ इशू है शायद। देखो अभी आया क्या स्क्रीन? स्क्रीन आया। सूरज दिख रहा है? ओके, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो पिंक आपको दिख रहा है, ये पिंक पार्ट आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ये हमारे पूरे शरीर के जितने भी नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मॉनिटर करता है। तो ये जितना भी आपका पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि उसके अंतर्गत क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा आपका जो येलो कलर में शरीर के अंदर पूरा दिख रहा है, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरे शरीर की एक एक परिधि तक, एक एक सेल तक, एक एक जो है कोशिका तक, जहाँ तक संचार कर माध्यम का जो पसारा है, वो सारा कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो शरीर के बाहरी परिधि में आ गया। पूरे शरीर के जितनी कोशिका, तंतु, जो कुछ भी है, वहां तक कम्युनिकेशन करने का जो माध्यम है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। और जो बेसिक सेंटर में है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गुलाबी रंग से दिखाया हुआ है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीले रंग से दिखाया हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो चीज़ें आपको समझ में आई। तीसरी चीज़ जो इस डायग्राम में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है, वो है आपका नर्व सेल। एक जो आपका नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है, आपने एक एक सिस्टम का देखा कि वो उसका शुरुआत का जो यूनिट है वो क्या है। तो आपने देखा कि आपका जो किडनी है वो नेफ्रॉन से बनी हुई है, लंग्स हैं वो एल्विलाई से बने हुए हैं। तो ये सारे हैं तो सेल्स ही, लेकिन एक एक सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से अलग अलग है वो आपने देखा। आपने देखा RBC का स्ट्रक्चर किस प्रकार से अलग है, और इत्यादि। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का सेल है, ये भी आपका सेल ही है। इसके अंदर भी वो सभी चीज़ें होती हैं जैसे सामान्य सेल्स में होती हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार रहता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये आगे से चपटा, और जैसे जड़ें फैली होती हैं पेड़ की, उस प्रकार उसके आगे जो है, ये आगे से ये येलो कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो है इसको हम हेड बोलते हैं, हेड ऑफ नर्व सेल, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको। तो न्यूरॉन का जो हेड है उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, हेड बोलते हैं, जो भी बोलेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आपका हेड हो गया इसका। यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसको आती है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन ये अच्छा कहाँ से आती है? ये देखो, ये जड़ों के जैसे जो सब दिशाओं में फैले हुए हैं ना, इनमें से किसी पे भी वो
इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी और वहाँ से वो जो है इंफॉर्मेशन पास होते 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 इस पूंछ के माध्यम से यहाँ तक टेल तक आ जाती है, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो ये अच्छा, और ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर ब्लू कलर का, पर्पल कलर का जो ये एक कवर के जैसा चढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, MYLIEN, माइलिन शीथ। यहाँ पे देखिए इसका नाम, इसको आपको स्पेलिंग यहाँ पर मिलेगी, ये देखिए माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या करती है ये, हाँ अच्छा, हाँ, तो ये जो माइलिन शीथ है ये आपके इसको क्या करती है, ये आपके रक्षा करती है इस जो इसकी जो टेल है इसकी, ताकि इसमें कोई डैमेज ना हो जाए। अगर इसमें डैमेज हो गया तो जो ऊपर से आया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है वो जो है वो बीच में ही रुक जाएगा और जो नर्व इम्पल्स है वो आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो ये माइलिन शीथ है ये इसको कवर करके रखती है और इसका रक्षण करती है। इस पूरे जो मतलब इसको हम जो है ना एक्सॉन भी बोलते हैं, इस पूरे के पूरे सेल को। तो ऊपर हमने देखा हेड जो है उसको हमने डेंड्राइट्स बोल दिए, जो ऊपर से उसके बाल जैसे निकले हुए हैं। बीचों बीच इसका न्यूक्लियस है और फिर जो आपको ये पूरा दिख रहा है वो सेल बॉडी है। उस सेल के अंदर क्या क्या होता है वो सामान्य रूप से जो जो चीज़ें हमारे एक सेल में होती हैं वो सब होती हैं। और फिर एक्सॉन यानी कि वो जो है उसका वहाँ से आपका जो उसका पूंछ जो है वो शुरू हुआ और आखिरी में जो है यहाँ एक्सॉन का टर्मिनस यानी कि वो पूंछ खत्म हो गई। और ये जो साइनैप्स है ना, ये साइनैप्स शब्द को याद रखना। साइनैप्स बेसिकली दो जो न्यूरॉन्स हैं उनके जो बीच का मिलने का स्थान होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं। एक्चुअली ये मिलते नहीं हैं, एक्चुअली ये थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, लेकिन इनके बीच में जो साइनैप्स है ना वहाँ से ये इम्पल्स जो है वो जाती है और दूसरे वाले आगे वाले न्यूरॉन के ऊपर के जो आपको डेंड्राइट दिख रहा है तो उसके ऊपर ये सेंस होती है। तो इसका ये देखिए बहुत सारे आपको दिखेंगे, इसमें भी आपको सेम वैसे ही दिख रहा है, ये आपका एक्सॉन। और ये नोड्स ऑफ रणवीर जो होते हैं ना, रणवीर कपूर, ये आपके बेसिकली दो माइलिन शीथ के बीच का जो जगह है, जो छेद है, उसको आप नोड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं, ठीक है ना। रणवीर उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, रणवीर मैं आपको सिर्फ इसलिए याद बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, फिर ये श्वान सेल जो दिखा रहे हैं ये आपकी माइलिन शीथ के अंदर श्वान सेल्स एक नया यहाँ पे जुड़ गया। एक्सॉन मतलब कि उसकी पूंछ, आपके जो सेल है उसकी पूंछ, और नोड्स ऑफ रणवीर यानी कि आपके दो जो शीथ के बीच की जो जगह है खाली वो, और लास्ट में साइनेप्टिक नॉब यानी कि वहाँ पर आके आपके नर्व इम्पल्स जो है वो रिलीज कर दी जाती है। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण चीज़, यानी कि किस तरह से एक जो है ना ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये सेट होते हैं ये न्यूरॉन्स। जो उसका डेंड्राइट है, उसका जो हेड है उसका दूसरे वाले के टेल के पास होगा। तो ऊपर से आया हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके साइनैप्स के पास रिलीज होगा, जो कि इसके जो हेड में डेंड्राइट्स हैं जो बाल जैसे हैं वो वहाँ पर सेंस हो जाएगा और वहाँ से वो उस इनपुट को ले लेगा और आगे पास ऑन कर देगा। तो ये जो आपका जो प्रोसेस चलता है, ये जो प्रोसेस चलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका नर्व इम्पल्स। इसको हम और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ये जो आपका हो रहा है ध्यान से देखिए, नहीं हो पा रहा। हाँ, ये पे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब ये जो आपका ऊपर वाला जो न्यूरॉन है उसका न्यूरॉन का हेड है वहाँ पर, और एक्सॉन यानी कि उसकी पूंछ जो है वो यहाँ तक आई और यहाँ पर आके उसने
जो दूसरा न्यूरॉन है उसके सेल के उसके सर के ऊपर जो है, उस सर के ऊपर मतलब आसपास जो है अपना साइनैप्स पॉइंट जो है वो था और वहाँ पे उसने वो छोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है आपको प्रॉपरली? हाँ। जी, तो ये जो आपका यहाँ पे से आ रहा है इम्पल्स, अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये जो इम्पल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ें होती हैं, मतलब छोटे-छोटे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके इसमें से पास ऑन होते हैं और इसके वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं, जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स उसको सेंस करते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया है ये जो है ये आपका, अब देखो ये दोनों जुड़े नहीं हैं, ये टच नहीं हो रहे हैं। उसका जो एक्सॉन है वो इसके डेंड्राइट को टच नहीं हुआ है, बीच में गैप है। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो आपको गोले-गोले दिख रहे हैं ना, ये हैं बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो मतलब जो इनको इन केमिकल्स को लेकर आए हैं और ये केमिकल्स को रिलीज़ कर देते हैं वातावरण में और वो रिसेप्टर्स यानी कि डेंड्राइट्स के ऊपर रहने वाले रिसेप्टर्स जो हैं साइनैप्स बोलते हैं इस पर्टिकुलर स्थान को जहाँ पे इनका मिलन हो रहा है। ऊपर वाला न्यूरॉन का एक्सॉन वहाँ पूंछ वहाँ पर है और नीचे वाले न्यूरॉन का हेड यानी कि डेंड्राइट्स वहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो स्थान है वो साइनैप्स है और यहाँ साइनैप्स में उस तरफ से उसके जहाँ पर एक्सॉन की पूंछ है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं और इस तरफ से जहाँ डेंड्राइट्स हैं जहाँ पे वो सेंस हो रहा है वहाँ रिसेप्टर हैं, वो रिसीव कर रहे हैं उन पर्टिकुलर इनपुट्स को और यही इनपुट्स लेकर के ऐसे ही गोले गोले बना करके ये जो है आगे पास ऑन कर देता है और फिर सेम ऐसे ही ये अपने एक्सॉन को देगा और इसके एक्सॉन में से ये ऐसे ही न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बनाकर निकलेंगे सेम। और ये सारा प्रोसेस सेकंड से भी कम समय मिली सेकंड्स में होता है। अगर उंगली को जलन हो रही है तो कितनी देर में हमारे ब्रेन को पता लगता है, बस उतना ही समय लगता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस को हमारे शरीर के न्यूरॉन्स में उंगली से लेकर ब्रेन तक पहुंचने के लिए। और फिर उतना ही नहीं, ब्रेन बताता है कि अब इस हाथ को पीछे लो, तो ब्रेन से आने वाले सिग्नल भी दूसरे रास्ते से आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के रास्ते से, और वो आपके हाथ को पीछे लेने में मदद करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट विद मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इस प्रकार की जो डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा साइनैप्स और एक्सॉन, डेंड्रॉन और अपना जो ये सुंदर सा न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर समझाना चाहती थी, ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली जो आप देख रहे हैं वो है क्या, वो आपका जो नर्वस सिस्टम है ये बना किस चीज़ से है। तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है इन इन जो है महाशयों से मिलकर बना हुआ है और यही आपके नर्व इम्पल्सेस के रूप में मैसेज को ब्रेन से बाहर और बाहर से ब्रेन तक लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इतना समझ में आया? अब हम लोग देखने वाले हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो है दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ध्यान से सुनिए। मोटर न्यूरॉन जो रहते हैं, मोटर न्यूरॉन हमारे शरीर के बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू होकर के और बाहर पेरिफेरी तक आते हैं, बाहर की ओर आते हैं और बाहर के मसल्स को कंट्रोल करते हैं और हमारे बोन्स के आसपास रहते हैं और वो हमारे जैसे हाथ को हिलाने में मदद कर रहे हैं इत्यादि। और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये मैसेज लेकर जाते हैं। और सेंसरी कहाँ कहाँ पर है, पूरे शरीर में है। त्वचा में सेंस हो रहा है, आँखों में सेंस हो रहा है,
मुंह में सेंस हो रहा है, गंध के द्वारा ऑल्फैक्टरी नर्व्स सेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ है? ये भी पूरे शरीर में है। और मोटर न्यूरॉन्स कहाँ है? ये भी पूरे शरीर में है। सेंसरी न्यूरॉन्स बाहर का इनपुट लेकर ब्रेन को दे रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं ये दोनों, याद रखिए। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर आपका ब्रेन एक कंप्यूटर है तो सेंसरी न्यूरॉन आपका इनपुट डिवाइस है और मोटर न्यूरॉन आपका आउटपुट डिवाइस है। तो सेंसरी न्यूरॉन आपके बाहर से स्टिमुलस लेकर इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन लेकर जा रहा है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। हमारे शरीर में कहीं पर भी पंचायत नहीं है, हर जगह जो है यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। एक क्या बोलते हैं अपना ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक है। तो वन वे ट्रैफिक में जैसे हमने ब्लड का भी फ्लो देखा, हार्ट के अंदर हमने चेम्बर्स के अंदर जो फ्लो देखा ब्लड का, और आर्टरीज और वेन्स में हमने फ्लो देखा। कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि एक ही जगह आ भी रहा है जा भी रहा है, ऐसा नहीं देखा। सेम इसी तरीके से नर्वस सिस्टम में भी जो बाहर के पेरिफेरी से मैसेज ले जाने का कार्य करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जो हमारे ब्रेन से बाहर की ओर मैसेज ले जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनको मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, जैसे मोटर चलती है ऐसे ही मोटर न्यूरॉन्स बाहर चीज़ों को चलाते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे सेंस करते हैं हम किसी चीज़ को, ऐसे ही हर चीज़ का जो सेंस है वो लेकर ब्रेन को देता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है। इसमें जो सेल है वो अलग थलग वहाँ अलग से पड़ा हुआ है, और एक्सॉन जो है छोटा है और डेंड्रॉन जो है वो बड़ा है, इस प्रकार से बाल जैसा देखिए। शॉर्ट एक्सॉन, एक्सॉन मतलब पूंछ जो है उसकी वो छोटी होती है, और जो उसका रिसेप्टर है डेंड्रॉन के ऊपर वहाँ अलग होता है, और सेल बॉडी अलग थलग से साइड में पड़ी रहती है। ठीक है, डेंड्राइट्स इसमें होते नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसमें रिसेप्टर्स होते हैं और सेल जो बॉडी है वो सिंपल गोल है, इधर बाल नहीं निकले हुए देखिए सेल बॉडी के ऊपर। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये वन लॉन्ग डेंड्रॉन है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सीएनएस है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रहा है। इससे बिल्कुल अलग हमारा ये है मोटर न्यूरॉन। जो अभी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बाहर पढ़ा था ना, वो मोटर न्यूरॉन था। तो यहाँ पर इसको भरपूर जो है ये इसके डेंड्राइट्स हैं, बाल वाल है, इसके सेल बॉडी बीचों बीच है, और एक्सॉन एकदम लंबा चौड़ा इसका एक्सॉन है, और ये जो है बाहर की ओर जा रहा है। इसका जो हेड है वो, क्योंकि ये मैसेज कहाँ से ला रहा है, इसका जो हेड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर होगा, वहाँ से मैसेज आ रहा है और आगे की ओर जा रहा है। तो एक्सॉन लंबा है, रिसेप्टर इसमें जो है नहीं है, और सेल बॉडी, क्यों रिसेप्टर नहीं है? क्योंकि इसको रिसीव कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो मैसेज लेकर जा रहा है और इसको सीधे एक्शन करना है वहाँ पर जाकर, तो ये रिसेप्टर नहीं रहता इसमें। सेल बॉडी जो है उसी में डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारे डेंड्रॉन्स रहते हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से याद रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन छोटे छोटे इस पे प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारा रिसेप्टर रहता है सेंसरी न्यूरॉन में, उसमें नहीं रहता। क्यों रिसेप्टर रहता है? क्योंकि यही तो रिसेप्टर्स हमारी चमड़ी में, आँखों में, नाक में, कान में, हर जगह रिसेप्टर्स हैं, और यही रिसेप्टर्स जो है इनकी दिशा क्या रहती है, ये टेल से, मतलब रिसेप्टर से ये हेड की ओर जा रहे हैं, एक्सॉन की ओर जा रहे हैं, और हेड मतलब अलग थलग है, रिसेप्टर से ये उस दिशा में जा रहे हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आपने देखा क्या डिफरेंस है मोटर न्यूरॉन में और सेंसरी न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों ही पूरे शरीर में हर जगह होते हैं, लेकिन कार्य इनका क्या होता है, ये इनका अलग अलग कार्य होते हैं।
एक बार सिलेबस देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, ये हमने टॉपिक कवर किया। सब डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। अब हम ये टॉपिक देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम के क्या क्या सब डिविजन्स हैं। तो ये हमने अभी वही देखा, क्या क्या, मोटर और सेंसरी और हाँ, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमने देखा। ये देखिए, तो ये दिख रहा है आपको, ये मैं आपको भेज दूंगी। ये हमारे सब डिविजन्स हैं नर्वस सिस्टम के। इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है बीचों बीच। अब ये नर्वस सिस्टम ये 2 प्रकार के भागों में बटा हुआ है। जो अभी आपने एक डायग्राम में देखा था, पिंक कलर का आपको दिख रहा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा, और दूसरा आपको पीले रंग में दिख रहा था वो था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको आपने येलो कलर से देखा था। तो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि शरीर के बाहरी भाग में जो नर्वस सिस्टम है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो सेंट्रल भाग में है वो है CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो आपने देखा था वहाँ पर पिंक कलर के थे, 2 ही चीज़ें थी, ब्रेन था और आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी। स्पाइनल कॉर्ड, यस, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बस यही 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन से बना हुआ है? ये भी आपने देखा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल करके आते हैं और बाहर की ओर जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन शरीर के पूरे रिसेप्टर्स जो पूरे शरीर में है वहाँ से सिग्नल रिसीव करके और ब्रेन की ओर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जाते हैं। ये यहाँ पर आपने इतना सब कार्य देख लिया। अब जो मोटर न्यूरॉन है ना, वो भी 2 भागों में बटे हुए हैं। तो इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सारा है जो आप ऐच्छिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से हाथ ऊपर नीचे लेकर जा सकते हैं, आप अपने इच्छा से अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, मुद्रा, बंद परिस्थिति, जो कुछ भी आप अपने ऐच्छिक रूप से कर सकते हैं वो सारा कुछ सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ये सोमैटिक मतलब कि आपकी इच्छा से चलने वाला, कार्य करने वाला नर्वस सिस्टम। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 110% पी लीजिए। जैसे मैंने पतंजलि के लिए बोला था वैसे ही इसके लिए बोल रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर आपकी जो मैंने बताया था जब आप इन लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तब, कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं ना, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी इच्छा से नहीं चलता, ये ऑटोमेटिक चलता है। और ये क्या करता है? ये आपकी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी 2 प्रकार का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका सूर्य नाड़ी से जो है वो रिलेटेड है। अब आपके जो है ना सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट आप इच्छा से कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये ऑटोनॉमिक है, तो इसको ऑटोनॉमिक को आप अपनी इच्छा से तो कर नहीं सकते। तो ये कैसी विरोधाभास है? तो बेसिकली आप जब प्राणायाम करते हैं, इस प्रकार की जो है आसन और एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे कि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है,
तो वो आपकी इच्छा से आप उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जिससे कि उसके ऊपर उसका परिणाम हो रहा है और परिणाम स्वरूप जो आपका सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो रहा है। फिर भी आपकी इच्छा से आप उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ़ वो गतिविधियाँ कर रहे हैं जिनसे कि वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्र नाड़ी जो है आपकी जो ईड़ा है, तो ये आपकी जो नाड़ी है इसका भी आप एक्टिवेशन आपकी इच्छा से नहीं कर सकते, लेकिन जो गतिविधियां हैं जैसे कि जो आपको शांति, रेस्ट और कामनेस से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं या चंद्र स्वर को जब आप एक्टिवेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को एक्टिवेट करते हैं और यही चीज़ें जो है ये आपकी आपको शरीर को रिलैक्स करने के काम आती हैं। तो ये सारा कुछ आपके नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। समय इतना नहीं है कि एक-एक चीज़ को हम जो है मतलब पूरा उसी के ऊपर लेते बैठे। इसलिए हम सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ कर के और उसको बार-बार आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप छोड़ सकें। इसमें हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली सारे ही सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में कि किस प्रकार से आपकी इच्छा से कुछ चीज़ें कंट्रोल होती हैं, किस प्रकार आपकी इच्छा से नहीं होती हैं, किस प्रकार से। अब हम आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक और नहीं अब नहीं, अभी कल दिखेंगे, अभी 1 घंटा, अभी 10 बज गए हैं। तो इतना आप लोग पढ़िए और कल हम जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और डिटेल में देखेंगे